हेलो, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मिस्टर सद्दाम हुसैन एंड आज हमारे साथ हैं आदित्य जोशी, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक ईपीएफओ में 74 अचीव किया है। एंड सबसे पहले मैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा इतने अच्छे रैंक और सिलेक्शन के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। जी। और आज हम लोग जानेंगे आदित्य के सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस, जानेंगे कि किस टाइप से इन्होंने स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनने की जो जर्नी रही इनकी कैसे रही, और किस टाइप से इन्होंने प्रिपरेशन किया। जैसे कि आपके अदर जितने भी हमारे टॉपर से मैं बात कर रहा हूँ, जिनसे पूछ रहा हूँ सवाल, अलग अलग आपको मिल रहे हैं जो आपकी अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई उन्होंने। तो आज हम लोग आदित्य से जानेंगे कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, अलग अलग सब्जेक्ट की क्या स्ट्रैटेजी थी, आपके जो वीक एरियाज थे उसके क्या स्ट्रैटेजी थी, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज थे उसको कितना टाइम दिया, टाइम टेबल क्या था इनका, पैंडेमिक के टाइम में क्या किस टाइप से इन्होंने अपने आप को हैंडल किया। तो सारा सब कुछ आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आदित्य का अपने यूट्यूब चैनल पे। वेलकम आदित्य। थैंक यू वेरी मच सर। जी, तो कैसे हो आप? सर बढ़िया। जी। आदित्य, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि किस टाइप से, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और अपने आपके जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में कुछ बताइए। सर मेरा होम टाउन नैनीताल पे है। और उसके बाद आई डिड माय अंडर ग्रेजुएशन इन मैथमेटिकल साइंसेस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और उसके बाद मैं एसएससी सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन की। उसके बाद करंटली आई एम वर्किंग एज अ ऑडिटर इन डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। और जब मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा था तो फिर ये एग्जाम भी आया। तो जी। मैंने इसके लिए भी अप्लाई किया, क्योंकि ये सिलेबस काफी ओवरलैपिंग है इफ यू कंपेयर इट विद सिविल सर्विसेज एनएसएससी सीजीएल, क्योंकि मैथ्स वाला पार्ट और इंग्लिश वाला पार्ट वहां से आता है। जी। और बाकी जो आपका जनरल स्टडीज वाला पार्ट है वो सिविल सर्विस के थ्रू के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। जस्ट दैट कि आपके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो अलग होते हैं। तो इसलिए ये प्रिपरेशन में काफी हेल्प किया। जी। आदित्य, जैसे कि आप बता रहे हो कि आप करंटली जॉब में थे और फिर प्रिपरेशन भी कर रहे थे। यस सर। जी। तो किस टाइप से, मतलब मैनेज कैसे किया आपने, कि क्या किस टाइप से रूटीन बनाया था कि जॉब से जाने से पहले इतने घंटे पढ़ने हैं, फिर जॉब के आने के बाद फिर कितने घंटे देने हैं टाइम, किस टाइम मैनेजमेंट क्या था आपका? फिर ये एग्जाम मेरा जॉब में ज्वाइन करने से पहले हो गया था। जी। अ, तो उसके बाद तो फिर बस इंटरव्यू की प्रिपरेशन ही रहती थी, अच्छा अच्छा। जो जॉब में मैं रह के कर रहा था। जी। और अपार्ट फ्रॉम इट मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, तो उसका टाइम टेबल तो ये था कि सुबह न्यूज़पेपर पढ़ के चले जाओ। जी। और फिर वहां पर को जाके जितना काम है वो जल्दी कर लो, और उसके बाद थोड़ा टाइम वहां पर जॉब में भी दे लो। और उसके बाद आके दोबारा फिर यहाँ पर को थोड़ी देर तक और पढ़ लो। तो मतलब ऑफिस के आवर्स में तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपको वीकेंड में थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता जी। और जैसे कि आपने बताया कि आपने एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके बाद सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रहे थे, इसके अलावा और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे आप? है। फिर इसके अलावा मैंने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम दिया था। जी। तो उस पर पिछले बार मेरा रिटन क्वालिफाई हो गया था, बट इन फिजिकल आई वाज आउट। अच्छा। तो आदित्य, हमें ये बताइए कि जैसे कि आपने जो जो प्रिपरेशन किया, एसएससी का हो गया, एसएससी में आपने बताया कि आपका जो वहाँ से फायदा हुआ, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो उससे वहाँ से फायदा हो गया आपको। इसके अलावा आपने सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो सिविल सर्विसेज से फिर आपको किस टाइप से फायदा मिला? फिर इसमें काफी ज्यादा जो वेटेज था वो पॉलिटी का था, मॉडर्न हिस्ट्री का था। और साइंसेस का भी काफी रोल था। और इकोनॉमिक्स भी आती है पेपर में। जी। तो फिर ये सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं ये सिविल सर्विसेज में काफी वेटेज कैरी आउट करते हैं, एक्सेप्ट फॉर दी जनरल साइंस जो इस पेपर में पूछी गई। तो फिर वही आप स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करते हैं, लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह। और तो उनसे काफी हेल्प मिल जाती है यहाँ पर को। जी। जी। और अगर हम लोग बात करें कि आपके वीक एरियाज और आपके जो हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं, ठीक है, तो आपके कौन से वीक एरियाज थे, कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज थे? सर क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो ये जो अकाउंटिंग लेबर लॉ वाला पार्ट था, तो इस पे थोड़ा मतलब मेरे को उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था। बट उसमें इंटरनेट पे मैंने सर्च किया तो काफी सारे सोर्सेज थे जहां पर से मैंने वीडियोस वगैरह देखी। और उसके बाद उन एरियाज पे काम किया। और स्ट्रॉन्ग एरियाज तो वही था कि सीजीएल दिया था, तो फिर मैथ्स सही थी, एप्टीट्यूड इंग्लिश भी ठीक था। और उसके बाद सिविल सर्विस की कर रहे थे, तो फिर इसमें भी कंफर्टेबल था मैं। तो आपके जो वीक एरियाज थे, जैसे कि आपने बताया जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ हो गया, ठीक है, तो हम्म। उस सब्जेक्ट्स के लिए आपने किस टाइप से स्ट्रैटेजी बनाई और कहाँ से आपने क्या पढ़ा उससे,
उसके लिए? तो फिर सर अकाउंटिंग वगैरह यूट्यूब पे काफी चीजें अवेलेबल थी, काफी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वहीं से मैंने किया था। और उसके बाद एनसीईआरटीज पढ़ी थी उसके लिए। जी। और अगर इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ की बात करें तो सर वो भी ऐसे ही ऑनलाइन ही किया था। ऑनलाइन ही किया था। जी। अगर हम लोग करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर का आपको किस टाइप से अपने स्ट्रेटेजी अपनाई थी? फॉर करंट अफेयर्स के लिए विजन की जो मंथली आती हैं उनको मैं फॉलो कर रहा था। और जी। उसके साथ में जो हिंदू होता है जी। वो भी मैं रेगुलरली पढ़ता हूँ, तो करंट अफेयर्स के लिए तो यही था। जी। और अगर हम लोग बात करें कि आपको जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश की अगर हम लोग बात कर लें, इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन ये यूपीएससी पैटर्न में नहीं थे, ये एसएससी पैटर्न में थे। तो उससे क्या हम्म। मतलब आपको एसएससी वाला आपका एसएससी से फायदा मिल गया था, या फिर आपको क्या मतलब अलग से कुछ अपना स्ट्रैटेजी अपनाई थी उसके लिए? फिर इंग्लिश के लिए तो मतलब ये है कि अगर आप न्यूज़पेपर को डेली पढ़ रहे हैं तो उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि इंग्लिश के लिए कुछ और करने की जरूरत पड़ती है। जी। बस आप जो वो है आपका स्टैटिक वोकेबलरी वाला पार्ट, ईडियम्स वाला पार्ट, वो प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम का रेफर कर सकते हैं, मोस्टली वही रिपीट होते हैं। जी। और जो बाकी आपके सेंटेंस करेक्शन ये सब है, अगर आप न्यूज़पेपर को डेली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर को कौन सी चीज आएगी। जी। तो फिर उसके लिए कुछ अलग से नहीं किया। ओके। और अगर हम लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन की बात करें कि इंटरव्यू आपका जब आरटी हो गया, रिक्रूटमेंट टेस्ट हो गया, उसके बाद फिर जब इंटरव्यू को कॉलिंग आई आपकी, उसके बाद फिर आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस टाइप से किया? सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैंने जो नेट पे ही बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज अवेलेबल हैं जी। उसको रेफर किया और उस पर एनालाइज किया कि मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तो फिर उसके ऊपर काम किया और फिर अपना जो प्रोफाइल थी उस पे मतलब रिसर्च करी कि जहाँ से मैं आता हूँ वहां पर को क्या क्या चीजें हैं। उसके अलावा एजुकेशन है तो फिर उस पे क्या क्या चीजें हैं, जॉब जो कर रहा हूँ उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो जी। ये चीज पे वर्क किया और टू टू लेवल तक काम किया कि जैसे एक कुछ मेरे जॉब से क्वेश्चन पूछा तो मैंने उसका अगर आंसर दिया तो फिर उसके बाद जो काउंटर क्वेश्चन आएगा उसका क्या आंसर होगा। तो जी। ये प्रिपरेशन करी। तो फिर इससे कीवर्ड्स निकाले मैंने अपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म था। जी। और फिर उसके ऊपर मतलब जो भी चीजें थी वो करी। अगर हम लोग बात करें कि मॉक इंटरव्यूज की, बहुत सारे बच्चे मॉक इंटरव्यूज देते थे, तो क्या आपने भी लगाए थे मॉक इंटरव्यूज? हाँ सर, मॉक इंटरव्यूज दिए थे मैंने। और उनसे कुछ फायदा हुआ था? हाँ सर, मतलब ये है कि इंस्टेंटेनियसली आपको वो जो सिचुएशनल क्वेश्चन दिए जाते हैं जी। उस पे आप कितने कंफर्टेबल हैं वो पता लग जाता है। बाकी तो आपको ओवरऑल खुद ही काम करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो वहीं से कर सकते हैं। जी। बिल्कुल। बाकी तो मतलब वो क्या पूछ लें कुछ पता नहीं रहता। और कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आप जब आप इंटरव्यू दे रहे थे वहाँ पे, फाइनल इंटरव्यू जब आपका हुआ था, तो उस टाइम का कुछ हम्म। इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहो तो? हाँ सर, तो मैंने अपनी हॉबी लिखी थी उस पे, ट्रैकिंग। जी। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि वेयर डू यू ट्रैक, सो आई टोल्ड देम कि इन ट्रेल्स नियर नैनीताल। तो फिर उसके बाद दे आस्क्ड मी कि व्हाट इज द हाइट, तो आई टोल्ड देम 2600 मीटर ऑफ द हाईएस्ट पीक। तो देन ही आस्क्ड मी कि हाउ मच टाइम डू यू टेक टू ट्रेवल ट्रैक द होल पीक। So I told them that depends upon the company with whom I am traveling, because many in my company like to click too many pictures, which people normally do. तो फिर उसके बाद काफी मतलब वो हंसे थे वहां पर। और जो हमारे ये हैं मतलब आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, जितने जिनका हो भी गया, जिनका बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ईपीएफओ में इंटरव्यू तक गए लेकिन उनका नहीं हुआ, इसके अलावा वो अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर उनको कुछ सजेशन आप देना चाहो तो? फिर उनको तो यही सजेशन है कि आप पहले तो आइडेंटिफाई करिए जो उनसे भी वीक एरियाज हैं। जी। और उन वीक एरियाज को वीक मत रहने दीजिए, एटलीस्ट एवरेज तक तो लाइए, बिकॉज इफ यू डू एवरेज इन ऑल दी सेक्शंस तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी। मतलब कुछ एक ऐसे सेक्शंस होंगे जहां पर को आप मोर देन एवरेज मार्क्स स्कोर कर लेंगे, बट जहां पर को अभी बिलो एवरेज मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो उनको एटलीस्ट एवरेज तक ले आइए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारा वीक एरियाज होता है हम उसको छोड़ देते हैं और कई बार उससे अगर एवरेज क्वेश्चन भी आ गया तो हम नहीं कर पाते हैं। और जो बिल्कुल। बाकी के हमारे साथ में दे रहे होते हैं एग्जाम वो लोग वो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बिल्कुल। फिर उससे काफी लॉस हो जाता है, तो एटलीस्ट उसको तो एक एवरेज लेवल पे ले आओ। और बाकी जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है वहां पर को स्कोर को मैक्सिमाइज करने का काम करो। और फिर इंटरव्यू में का जो है प्रिपरेशन वो थोड़ा साथ साथ ही करते रहो, मतलब अपने आप के बारे में ही जानो, क्योंकि इंटरव्यू दैट इज इट। क्योंकि बाकी जीएस के तो मतलब कोई बाउंडेशन ही नहीं है, तो जो भी क्वेश्चन लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ से आ रहा है आप उसको अच्छे ढंग से हैंडल कर पाए
So I think that works. थैंक यू आदित्य। आप सबसे पहले तो आपने हमारे इतना वैल्यूबल टाइम दिया आपने हमें, और अपना इतना अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताया हमें, अपने मोटिवेशन मतलब जो भी स्ट्रैटेजी बनाई किस टाइप से बनाया सब कुछ बताया आपने। आई होप इनसे जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको फायदा मिले। और ऑब्वियस सी बात है, इतना अच्छा इनपुट है, अगर वो फॉलो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कभी ना कहीं सक्सेस तो मिलेगी। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन Thank फिर you. से एक बार कि आपके सिलेक्शन के लिए। एंड थैंक यू Thank you, फॉर sir. हमें। Thank you for the opportunity. थैंक यू। Thank you.